हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, नाबार्ड का रिजल्ट आया और अब आप देख रहे हैं कि देखते देखते टाइम भी बीत चुका है। 6-7 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और हमारे पास लगभग 17 डेज बचे हुए हैं। और 17 में भी अगर मैं आज का दिन भी छोड़ देता हूँ, आपके पास 16 डेज बचे हुए हैं फॉर योर फेज 2, क्योंकि फेज 2 का एग्जामिनेशन कब है? 28 अक्टूबर को। सो ऐसे में कैसे टारगेट करना है, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, जब हम फेज 1 की बात होती है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको, जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा डरने की जरूरत कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन उसमें रिलेटिवली कम होता है। क्वांट चीजें इंग्लिश में, फाइनेंस के स्टूडेंट, आईटी के स्टूडेंट हैं, उनकी कट ऑफ कम जाती है। बट अब जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें ऐसा कुछ भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन किसका होगा? फाइनेंस स्टूडेंट का फाइनेंस स्टूडेंट्स के साथ ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम फाइनेंस फेज 2 की ही आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो कौन से टॉपिक फोकस करना है, क्यों कौन से टॉपिक फोकस करना इंपॉर्टेंट हो गया है? इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स आपसे compete करेंगे, अब वो स्टूडेंट्स आप ही के सब्जेक्ट के हैं। तो आपका कोई जर्नलिस्ट से कंपटीशन नहीं, कोई एग्रीकल्चर स्ट्रीम से कंपटीशन नहीं है। अगेन मैं हर बार कह रहा हूँ और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, क्योंकि अब यहाँ से फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। तो जो सबसे फर्स्ट फेज है वो है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। ये 100 मार्क्स का है। ओके। दूसरा फेज है जो हम जिसको ऑब्जेक्टिव पार्ट कह सकते हैं, ये आपके सब्जेक्ट का होगा, ये 50 मार्क्स का है। तीसरा है जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है सब्जेक्ट का, ये भी 50 मार्क्स का है। और फाइनली फोर्थ पार्ट है इंटरव्यू, जो अगेन 50 मार्क्स का है। तो ऐसे में किसी एक पार्ट को ही बहुत फोकस करना और बाकी को छोड़ देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एक नंबर से सिलेक्शन नहीं होगा लास्ट में, तो फिर जब हम बाद में सोचते हैं यार मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो गया होता तो ऐसा होता, वो ऐसा हो गया होता, वो ऐसा होता, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि अगर आपने सारी चीजें सही से कर ली हो तो शायद चीजें चेंज हो जाती। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी बहुत बड़ा मार्जिन लिया जा सकता है, मार्जिन कहीं पे भी लिया जा सकता है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये 4 फेज है, चारों फेज को बराबर प्रिपेयर कीजिए। इंटरव्यू को भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अभी आप 3 फेज को प्रिपेयर कीजिए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव पार्ट एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऐसा ना हो कि डिस्क्रिप्टिव फाइनेंस में ही लगे रह गए, ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं किया, तो वो भी जरूर करना है। ओके। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाबार्ड का फाइनेंस का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो जिन भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप बाकी सब्जेक्ट या स्ट्रीम्स को देखें, तो फाइनेंस के स्टूडेंट्स काफी ब्लेस्ड हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन काफी कम है। आप देखिए कि 150 वैकेंट एप्लीकेशंस थी एक पोस्ट के अगेंस्ट में। ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि 7 वैकेंसीज, वैकेंसीज भले ही कम है, बट इससे भी कम बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया होगा। और अब जो सिलेक्शन हुआ है उसमें हो सकता है कि 1:25 का रेशियो हो या उससे कम भी हो सकता है। तो अगेन ये काफी अच्छा कंपटीशन रेशियो है। हम कह सकते हैं कि आप यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स उस हम कह सकते हैं कि जो तत्परता होती है, जो कम्पिटिटिव टेम्परामेंट होता है, उससे पढ़ाई करें। तो आपने अगर पढ़ा है तो वो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाला है। सो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? सिलेबस देखें। अब सिलेबस में भी क्या देखें, क्योंकि अब टाइम तो बहुत कम बचा है, कैसे कितने दिन में सिलेबस देखें और कैसे किया जाए, तो ये हमेशा डाउट हमारे पास रहता है। तो इसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया था, अब एक बार फिर से डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि आपको इन दिन में क्या इंपॉर्टेंट और क्या फोकस करना है। तो सबसे पहले ये जो सिलेबस है इसको डिवाइड करने की जरूरत है। हमने डी वाइज आपको दिया था एंड आई होप कि आपने शुरू किया होगा। आप सभी को पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं डोमिनेट यहाँ पे करती हैं। तो इस पार्ट को भी करना है, बट आपको ये भी पता है कि इसमें टाइम भी हमारा बहुत जाता है। आप एक ही बैलेंस शीट या पीएनएल को लेके बैठेंगे, एनालिसिस करने बैठेंगे, तो उसमें काफी टाइम आपका जाएगा। तो साथ ही साथ क्या करना है, आप डिवाइड कर लीजिए इसको भी, कि मैं अगर मान लीजिए आप 5 या 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 2 या 3 घंटे अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो बाकी आप बाकी टॉपिक जरूर पढ़िए। जैसे जैसे उसमें मैनेजमेंट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलावा जो भी पार्ट है, जैसे टैक्सेशन है या फिर अदर टॉपिक है, या फिर हम कह सकते हैं बिजनेस एथिक्स या मैनेजमेंट या फिर इकोनॉमिक्स और स्टैट्स है, क्योंकि यहाँ से भी हमने क्वेश्चन देखे हैं। और खासकर ऑब्जेक्टिव में तो ये पोर्शन रहता ही रहता है। तो इन पार्ट को भी नहीं छोड़ना है आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ साथ ये वाले पार्ट्स भी कवर करने हैं। ओके। अब इसमें भी क्या है, जिन टॉपिक्स को यहाँ पे दिया है उन टॉपिक्स को आपको जरूर फोकस करना है, बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में भी फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू, बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक्स हैं, बैंक प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग है, बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ जाती है, वो सारी चीजें आपको करनी है। ओके। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग से लेके बजटरी कंट्रोल, ये सारी चीजें आपको एक बार
थ्रू करनी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखेंगे डेप्रिसिएशन एंड डेवलपमेंट्स है ना, ये ऑब्जेक्टिव से लेकर डिस्क्रिप्टिव कहीं पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो इस टाइप से आपको डिवाइड करना है। मैंने आपको क्या बताया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके साथ साथ अपने जो भी टाइम है उसको इस पे जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हमेशा क्या होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही रह जाते हैं, लास्ट में ये चीजें छूट जाती है, और जबकि इनमें मार्क्स गेन करना रिलेटिवली इजी हो जाता है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस टाइप से आपको इसको प्रिपरेशन करते हुए चलना है, और जो लास्ट का टाइम बचा हुआ है उसको थोड़ा सा इफेक्टिवली यूज करना है। सबसे बेस्ट चीज यही होती है कि जब यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। ओके, सो बाकी इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको अपनी प्रिपरेशन चलेगी, चाहे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है चाहे डिस्क्रिप्टिव फाइनेंस है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम भी प्रोवाइड करता है, एग्जाम लाइक इंटरफेस, जहाँ पे आप अपना आंसर लिख सकते हैं और साथ ही साथ मॉडल आंसर भी मिलता है, और फिर आप देख सकते हैं कि कैसा आपको फीडबैक मिला है, कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो जरूर उसका बेनिफिट लें, और रेगुलरली अपनी पढ़ाई करें और मेहनत करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।